गर्मी की एक तेज दोपहर है ना। एक ग्लास ठंडे पानी में चीनी डाली, चम्मच घुमाया और देखते ही देखते चीनी बिल्कुल गायब हो गई। और पीने में एकदम मस्त मीठा लगता है। सही बात है। पर मतलब ये कोई जादू तो नहीं है, बेसिक साइंस है। राइट। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि उस घुली हुई चीनी को वापस उस पानी से निकालना है, वापस सॉलिड बनाना है। हाँ, एकदम पहले जैसा सॉलिड बनाना है, तो इसका क्या तरीका होगा? आज हम इन्हीं मिक्सचर्स के राज खोलने वाले हैं इस नए और एक्साइटिंग डीप डाइव में। बिल्कुल। और ये समझेंगे कि चीजें आपस में मिक्स आखिर कैसे होती हैं, और सबसे जरूरी बात, उन्हें अनमिक्स यानी अलग कैसे किया जाता है। क्लास 9 के एग्जाम्स के लिए तो ये टॉपिक एक गोल्ड माइन है ही, पर डेली लाइफ में भी इसके एग्जाम्पल्स हर जगह देखे जा सकते हैं। एकदम। लेकिन इनका असल मतलब क्या है, वो हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग के बेसिक प्रोसेस पर आते हैं। यहाँ एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अगर इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करें तो ये बेसिकली किसी चीज की घुलने की कैपेसिटी को दिखाता है ना। हाँ, टेक्निकली देखें तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। वेट, सॉल्यूट यानी वो सॉलिड या गैस जो घुल रही है, जैसे चीनी या नमक। सही पकड़ा। और सॉल्वेंट वो लिक्विड है जिसमें उसे घुलाया जा रहा है, जैसे पानी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में एक दिए गए टेम्परेचर पे घुल सके, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अच्छा, पर साइंस की दुनिया में इसको बिल्कुल प्रिसाइज नापना जरूरी होता होगा। बिल्कुल, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला बनता है, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ओह, तो इसका मतलब दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने 100 ग्राम पानी को एक स्टैंडर्ड बेसलाइन मान लिया है। हाँ, एक बेसलाइन चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। अगर 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो वहां उसकी सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली 36 ग्राम पर 100 ग्राम पानी मानी जाएगी। फंडा क्लियर है। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट चीजों को बहुत आसान बना देता है। लेकिन सब चीजें तो एक ही तरह से नहीं घुलती। अब जैसे रेत या सैंड को पानी में डालकर कितना भी घुमा लीजिए, वो वैसी की वैसी ही नीचे बैठ जाती है। यही वजह है कि इन सब्सटेंसेस को 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी जो पूरी तरह घुल जाएं, जैसे पानी में चीनी। राइट। दूसरी कैटेगरी है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जैसे सैंड या चॉक पाउडर, जो पानी में बिल्कुल नहीं घुलते और क्लियर अलग दिखते हैं। ये तो सॉलिड्स की बात हो गई। लिक्विड्स के लिए भी जरूर अपनी अलग टर्म्स होंगी। अगर दो लिक्विड्स आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाएं, तो उन्हें मिसेबल लिक्विड्स कहा जाता है। मिसेबल लिक्विड्स एक दूसरे में कंप्लीटली ब्लेंड हो जाते हैं, देखकर लगता ही नहीं कि दो अलग चीजें मिक्स्ड हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अल्कोहल और वाटर। और इसका ठीक उल्टा होगा इमिसिबल लिक्विड्स, है ना। ये वो लिक्विड्स हैं जो आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं होते और कंटेनर में अपनी अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं, जैसे ऑयल और वाटर। एकदम सही। इमिसिबल लिक्विड्स उन दो भाई बहनों की तरह हैं जो एक कमरा शेयर करने से साफ मना कर देते हैं। हाँ, तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये इमिसिबल लिक्विड्स की टेंडेंसी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेचर के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी पर सीधा असर डालता है। टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर का रोल बहुत बड़ा है। गर्मी के मौसम में अगर कोल्ड ड्रिंक की ठंडी बॉटल को बाहर छोड़ दिया जाए तो वो वार्म हो जाती है और उसका टेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। सारी फिश चली जाती है। ऐसा क्यों? ये टेम्परेचर और गैसेस की सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब लिक्विड को हीट मिलती है तो उसके अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ओह, तो वो तेजी से मूव करने लगते हैं। हाँ, और लिक्विड से बाहर निकलकर हवा में स्कैप कर जाते हैं। इसीलिए गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज होती है। गर्म ड्रिंक में गैस घुली हुई नहीं रह सकती। लेकिन एक सेकंड, सॉलिड्स के केस में ये मैकेनिज्म ठीक उल्टा काम करता है ना। जैसे हलवाई जब जलेबी की चाशनी बनाता है तो पानी को उबालता है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीनी घुल सके। सही पकड़ा। हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस बढ़ जाते हैं और ज्यादा चीनी वहां फिट हो जाती है। तो सॉलिड्स के लिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज होती है। ये सॉलिड्स और गैसेस का डिफरेंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता होगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी में चीनी डालते जा रहे हैं और घोलते जा रहे हैं। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब पानी सीधा मना कर देगा, कहेगा भाई और चीनी नहीं घुल सकती बस। उस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक दिए गए टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता।
जैसे अपनी फेवरेट डिश खाते वक्त होता है ना, हाँ पेट पूरी तरह भर गया है, अब एक और निवाला नहीं जाएगा अंदर। हाँ, बिल्कुल वही हालत उस सॉल्वेंट की होती है। उसकी कैपेसिटी पूरी तरह भरी जा चुकी है। अगर इसको पिछले टेम्परेचर वाले लॉजिक से लिंक करें, तो अगर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी फिर से थोड़ी बढ़ जाएगी ना? एकदम बढ़ जाएगी और वो वापस अनसैचुरेटेड बन जाएगा जिसमें और सोल्यूट खुल सके। इन्हीं कॉम्प्लेक्स टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी के चेंजेस को इजीली स्टडी करने के लिए साइंस में सोल्यूबिलिटी कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्युबिलिटी कर्व, ये क्या होता है? ये एक ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाया जाता है और वाई एक्सिस पर सोल्यूबिलिटी का लेवल। इस एक ग्राफ से हमें 3 अलग-अलग जोन्स मिलते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को अगर मेंटली विजुअलाइज करें तो एक कर्व लाइन दिखती है। राइट। अगर किसी मिक्सचर की वैल्यू उस कर्व लाइन के ठीक ऊपर आती है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एकदम परफेक्टली फुल। और अगर वैल्यू उस लाइन की नीचे वाले जोन में है तो उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे, यानी उसमें अभी और सॉल्यूट घुलने की जगह बाकी है। पर एक जोन इस लाइन के ऊपर भी तो होगा, उसे क्या कहते हैं? उस ऊपर वाले जोन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक बहुत अनस्टेबल स्टेट होती है। अनस्टेबल कैसे? देखिए, अगर किसी तरह से जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ाकर और फिर धीरे से कूल करके एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुला भी दिया गया है तो वो वहां ज्यादा देर टिकता नहीं है। ओह, मतलब हल्की सी मूवमेंट पर या थोड़ा सा और ठंडा होते ही वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट वापस सॉलिड क्रिस्टल्स बनकर नीचे बैठ जाता है। एग्जाम्स में अक्सर वैल्यूज दी जाती हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड। जैसे अगर कैपेसिटी 40 ग्राम है 30 dV पर, तो 30 ग्राम डाला तो अनसैचुरेटेड, 40 डाला तो सैचुरेटेड और 50 डाला तो सुपर सैचुरेटेड। बिल्कुल परफेक्ट समरी। अब तक तो चीज़ों को मिक्स करने और उनकी कैपेसिटी समझने पर बात हुई। पर अगर एक कंप्लीटली मिक्स्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन बन चुका है तो उसके कंपोनेंट्स को आखिर अलग कैसे किया जाए? यहाँ से द सेपरेशन गेम शुरू होता है। अगर चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं एकदम परफेक्टली, तो उन्हें अनमिक्स कैसे करेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर्स को अलग करने के लिए केमिस्ट्री में एक पूरा टूल किट अवेलेबल है। इसमें क्रिस्टलाइजेशन जैसी टेक्निक है जिसमें एक हॉट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को धीरे धीरे कूल किया जाता है ताकि प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स मिल सकें। जैसे कॉपर सल्फेट को साफ करने में होता है। हाँ, लेकिन जब लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं तो लैब और इंडस्ट्री में सबसे जरूरी टेक्निक्स आती हैं डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमैटोग्राफी। तो डिस्टिलेशन के पीछे का साइंस और प्रिंसिपल थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये प्रोसीजर उन लिक्विड्स को अलग करता है जो आपस में पूरी तरह घुल चुके हों। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? इसका मेन प्रिंसिपल उनके बॉइलिंग पॉइंट्स यानी उबलने के टेम्परेचर के डिफरेंस पर बेस्ड होता है। जब दो मिक्सेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में बड़ा डिफरेंस होता है तब हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। इसका सेटअप कैसा होता है लैब में? इसके एपरेटस में एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है जिसमें मिक्सचर को लाकर हीट करते हैं। ऊपर एक थर्मोमीटर लगा होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कब होगा वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, है ना? एकदम सही। वो पानी के उबलने से पहले ही इवेपोरेट होकर वेपर बनने लगता है। और फिर इन आजाद घूमते हुए वेपर्स को एक ट्यूब से गुजारा जाता है जिसे कंडेंसर कहते हैं। हाँ, और इस ट्यूब के आसपास ठंडा पानी घूमता है जो इन वेपर्स को वापस ठंडा करके लिक्विड में बदल देता है और फिर इस प्योर लिक्विड को एक दूसरे रिसीवर फ्लास्क में जमा कर लिया जाता है। इसका कोई बढ़िया सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? क्लासिक लैब एग्जाम्पल है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। एसीटोन लगभग 56 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है। ओ, यहाँ फर्क लगभग 44 डिग्रीज का है, जो कि इस प्रोसेस के लिए काफी बड़ा डिफरेंस है। हाँ, जैसे ही हीटर उस मिक्सचर का टेम्परेचर 56 डिग्री तक पहुंचाएगा, सारा का सारा एसीटोन तेजी से वेपर बनकर कंडेंसर के रास्ते बाहर आकर दूसरे फ्लास्क में प्योर फॉर्म में जमा हो जाएगा। और पानी चुपचाप डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही उबलने का वेट करता रह जाएगा। बिल्कुल। ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस सुनने में बड़ी मॉडर्न और एडवांस्ड केमिस्ट्री लगती है, जिसे सफेद कोट पहने साइंटिस्ट लैब्स में करते होंगे। लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ भारत से इसका गहरा कनेक्शन है। सही कहा आपने। भारत में सदियों से नेचुरल परफ्यूम्स और अत्तर बनाने के लिए डिस्टिलेशन का लगातार यूज होता आ रहा है। जैसे कन्नौज का मशहूर मिट्टी का अत्तर, जो उस पहली बारिश की प्यारी सी मिट्टी वाली खुशबू को हमेशा के लिए एक छोटी सी बॉटल में कैप्चर कर लेता है। ये सच में मैजिकल लगता है।
और कन्नौज में इस खुशबू को निकालने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड सदियों से यूज होता आ रहा है उसे देग भाप का कहते हैं। देग भाप का, ये नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे काम करता है ये? देग मिट्टी या तांबे के बहुत बड़े वेसल्स होते हैं जिनमें फूल, हर्ब्स या सूखी मिट्टी को पानी के साथ लंबे टाइम तक हीट किया जाता है। और दूसरा पार्ट भाप का? भाप का वो रिसीवर फ्लास्क का काम करता है जिसमें वेपर्स ठंडे होकर एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम में बदल जाते हैं। आज के टाइम में कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर इस एंशिएंट डिस्टिलेशन आर्ट को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर बिजनेसेस को नई टेक्नोलॉजी दे रहा है। ये तो सच में इनक्रेडिबल है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल दिमाग में आता है। बोलिए, क्या सवाल है? अगर एसीटोन और वाटर में तो 44 डिग्री का आरामदायक डिफरेंस था, पर अगर दोनों मिक्स लिक्विड्स के उबलने का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो, तो मान लीजिए सिर्फ 10 या 15 डिग्री का फर्क हो, तब तो सिंपल डिस्टिलेशन पूरी तरह फेल हो जाएगा ना? बहुत वैलिड पॉइंट है। दोनों लिक्विड्स एक ही टाइम पर थोड़े थोड़े वेपर बनाएंगे और दूसरे फ्लास्क में जाकर फिर से मिक्स हो जाएंगे। ये कॉम्प्लिकेशन असल दुनिया में बहुत कॉमन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यही वो पॉइंट है जहां हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर शिफ्ट होते हैं। प्रिंसिपल यहां भी वही बॉइलिंग पॉइंट का है, लेकिन एपैरेटस में एक छोटी पर बहुत जरूरी चीज ऐड हो जाती है। क्या चीज? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये कॉलम फ्लास्क और कंडेंसर के ठीक बीच में एक लंबा सा पाइप होता है और इसके अंदर बहुत सारी ग्लास बीड्स या प्लेट्स डाली जाती हैं। वेट, इन ग्लास बीड्स का एग्जैक्टली काम क्या है वहां? ये कॉलम के अंदर रुकावट क्यों पैदा कर रही हैं? ये रुकावट ही तो मैजिक है। ये वेपर्स को ठहरने के लिए और टकराने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया देती हैं। इस रिपीटेड कंडेंसेशन और इवेपोरेशन साइकिल की वजह से सेपरेशन बहुत प्रिसाइज हो जाता है। अच्छा। जब मिक्सचर हीट होता है तो दोनों के वेपर्स ऊपर उठते हैं, पर उन बीड्स से टकराकर जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है वो जल्दी ठंडा होकर वापस नीचे गिर जाता है। एग्जैक्ट यही होता है। सिर्फ वही लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सच में सबसे कम है, आखिरी बीड को पार करके पूरी तरह टॉप तक पहुंच पाता है और कंडेंसर में जा पाता है। इसका सबसे बड़ा डेली लाइफ और इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होना चाहिए ना? बिल्कुल। जमीन से निकले काले क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एविएशन फ्यूल सब निकलते हैं और इन सब का थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। उन सबको अलग करने के लिए ह्यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स दिन रात काम करते हैं और लैब में एथेनॉल और वाटर को अलग करने के लिए भी इसी का यूज होता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में सिर्फ 22 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों का एक क्विक कंपैरिजन ध्यान में रखना हो तो सिंपल डिस्टिलेशन सिर्फ वहां यूज होगा जहां बॉइलिंग पॉइंट्स में लार्ज डिफरेंस हो, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां जहां स्मॉल डिफरेंस हो। और स्ट्रक्चर वाइज सिंपल डिस्टिलेशन में कोई कॉलम नहीं लगता, जबकि फ्रैक्शनल में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होना सबसे जरूरी है। लिक्विड्स में सिंपल डिस्टिलेशन की एफिशिएंसी बहुत लो होती है, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हाईली एफिशिएंट साबित होता है। हमने लिक्विड्स को बॉईल करके तो कामयाबी से अलग कर लिया, लेकिन उन होमोजीनियस मिक्सचर्स का क्या जिन्हें हम हीट नहीं कर सकते या बॉईल नहीं कर सकते? जैसे किसी डार्क मार्कर की इंक। उसमें कौन से अलग अलग डाई कलर्स मिक्स है, ये देखने के लिए हीट नहीं, मूवमेंट और ट्रैवल का इस्तेमाल होता है। इस फैसिनेटिंग टेक्निक को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी? अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो ग्रीक भाषा में क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब राइटिंग, यानी कलर्स के जरिए लिखना। इस टेक्निक को टेस्ट करने के लिए सबसे कॉमन तरीका पेपर क्रोमैटोग्राफी है, जो स्कूल लैब्स में भी करवाया जाता है। कैसे करते हैं इसको? एक लंबी और पतली फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली जाती है। उसके बॉटम से थोड़ा ऊपर एक पेंसिल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस पे इंक का एक सिंगल स्पॉट लगाते हैं। फिर इस स्ट्रिप को ध्यान से एक ग्लास बीकर में सीधा लटका देते हैं, जिसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट होता है, जैसे पानी। बस ध्यान ये रखना होता है कि इंक वाला स्पॉट डायरेक्टली पानी में डूबे नहीं, बल्कि उसके सरफेस से ठीक ऊपर रहे। फिर तो कैपिलरी एक्शन अपना काम करता होगा। हाँ, पेपर धीरे धीरे उस पानी को ऊपर की तरफ अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। यहाँ दो टर्म्स बहुत यूज होते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। यहाँ पेपर स्टेशनरी फेज बन जाता है ना, जो एक जगह अपनी जगह रुका हुआ है, और जो पानी पेपर में ऊपर चढ़ रहा है वो मोबाइल फेज बन जाता है। सही। जैसे जैसे मोबाइल फेज यानी पानी ऊपर चढ़ता है, इंक के अंदर घुले हुए अलग अलग डाइज भी उसके साथ चलने लगते हैं। पर हर कलर डाई की सॉल्वेंट के साथ घुलने की ताकत
और पेपर के साथ चिपकने की पावर थोड़ी अलग होती है। तो जो पानी में ज्यादा घुलता है वो पानी के साथ तेज ऊपर निकल जाता है। बिल्कुल, और स्पीड अलग होने की वजह से वो अलग-अलग हाइट पर रुकते जाते हैं। थोड़ी देर में एक ब्लैक इंक के अंदर छुपे हुए लाल, नीला और पीला कलर्स अपनी अपनी जगह अलग स्पॉट्स में क्लियरली दिखने लगते हैं। अरे वाह, ये तो घर पे भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अगर डाई पानी में ना घुलती हो तो, जिसे इनसॉल्युबल कहते हैं? उस केस में हम पानी की जगह अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। प्रोसेस वही रहता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अब तक सारी बात उन मिक्सचर्स की थी जो पूरी तरह आपस में ब्लेंडेड थे। जी। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में दोनों कंपोनेंट्स नंगी आंख से क्लियरली अलग दिखाई देते हैं। जैसे वो इमिसिबल लिक्विड्स ऑयल और वाटर का मिक्सचर है ना, क्योंकि इनमें हमने पहले समझा था कि मैग्नेट्स यानी पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अलग है, ये मिक्स ही नहीं होते। सही कहा। तो ऐसे क्लियर और अलग दिखने वाले लिक्विड्स को अलग करने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन और हीट की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत सिंपल ग्लास का टूल यूज होता है जिसे सेपरेटिंग फनल कहते हैं। सेपरेटिंग फनल, ये बेसिकली डेंसिटी यानी कौन सी चीज कितनी भारी है उस प्रिंसिपल पर काम करता होगा। हाँ, जब ऑयल और वाटर को इस फनल में डालकर थोड़ी देर शांति से छोड़ देते हैं तो नेचुरल तरीके से दो क्लियर लेयर्स बन जाती हैं। पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो हैवी होने की वजह से बॉटम में बैठ जाता है और ऑयल हल्का होने के कारण ऊपर फ्लोट करता रहता है। और फनल के ठीक नीचे एक स्टॉप कॉक या छोटा टैप होता है। उसे खोलकर पानी की लेयर को धीरे से नीचे ड्रेन कर लेते हैं। और जैसे ही ऑयल टैप के पास आता है, टैप बंद कर देते हैं, ऑयल फनल में ही रह जाता है। कितना आसान है ये, है ना? पर कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लॉज फॉलो नहीं करते और सॉलिड से लिक्विड बनने की जगह डायरेक्टली गैस बन जाते हैं। इसे तो सब्लिमेशन कहते हैं। अगर किसी मिक्सचर में एक ऐसी चीज हो जो इस तरह सब्लाइम हो सकती है और दूसरी आम चीज हो जो नहीं हो सकती, तो उन्हें सेपरेट करना बड़ा मजेदार हो जाता है। घरों में पूजा के टाइम जो कपूर यानी कैम्फर जलाया जाता है, वो इसका परफेक्ट डेली लाइफ एग्जाम्पल है। हाँ, वो आग लगने पर मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बनता, सीधा धुआं बनकर हवा में चला जाता है। लैब एक्सपेरिमेंट्स में अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर इसका क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है। जब इस मिक्सचर को नीचे से हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली वेपर बनकर ऊपर उठता है। उस वेपर को ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगाकर ठंडा करके वापस सॉलिड क्रिस्टल्स में कलेक्ट कर लेते हैं और प्लेट में नीचे सिर्फ सैंड बची रह जाती है। फंडा एकदम क्लियर है। पर अगर एक लिक्विड के अंदर सॉलिड्स तैर रहे हों और उनका साइज इतना बड़ा हो कि क्लियरली दिख रहे हों, जैसे मिट्टी घुला हुआ पानी, इन मिक्सचर्स को केमिस्ट्री की भाषा में सस्पेंशंस कहते हैं। इनके पार्टिकल्स बड़े और हमेशा इनसॉल्युबल होते हैं। इनको सेपरेट करना शायद सबसे बेसिक टेक्निक है जो किसी भी घर में देखी जा सकती है। बिल्कुल, या तो बीकर को बिना हिलाए शांति से कुछ देर रख दें जिससे सारी हैवी मिट्टी ग्रेविटी की वजह से बॉटम पर जमा हो जाए। इस स्टेप को सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर ऊपर से साफ पानी ध्यान से निकाल लें, जिसे डिकेंटेशन कहते हैं। या फिर डायरेक्ट फिल्टर पेपर का कोन बनाकर उसमें से पानी निकाल लें, यानी फिल्ट्रेशन कर लें। मिट्टी फिल्टर पेपर में फंस जाएगी और क्लियर लिक्विड नीचे आ जाएगा। पर एक कॉम्प्लिकेशन सोचिए, अगर पार्टिकल्स इतने छोटे हों कि फिल्टर पेपर के बारीक पोर्स से भी बाहर निकल जाएं, पर फिर भी उनका अपना थोड़ा वेट हो। उन्हें अलग करने के लिए हम आम जिंदगी के एक बहुत कॉमन मशीन वाले मैकेनिज्म का यूज करते हैं, हाई स्पीड स्पिनिंग। इसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में मिक्सचर को छोटी ट्यूब्स में डालकर सेंट्रीफ्यूज मशीन में फिट करते हैं और बहुत तेज स्पीड पर रोटेट करते हैं। इस तेज राउंड एंड राउंड घूमने की फोर्स की वजह से क्या होता है? जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उन पर आउटवर्ड पुश लगता है और वो बॉटम में जाकर जबरदस्ती सेटल हो जाते हैं, और जो हल्का लिक्विड होता है वो टॉप पर ही रह जाता है। ये तो वही सेम प्रिंसिपल है जिससे दही से मक्खन निकाला जाता है ना? तेज घूमने से मक्खन की हल्की लेयर अलग आ जाती है। या फिर वॉशिंग मशीन का स्पिन ड्रायर कपड़ों से पानी बाहर निकाल देता है इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए आपने। अब एक आखिरी और बहुत जिद्दी मिक्सचर का केस देखते हैं। अगर पानी में इतने फाइन पार्टिकल्स हों, जैसे बहुत बारीक क्ले जो फिल्टर पेपर से निकल जाएं और सेंट्रीफ्यूज से भी सेटल ना हो रहे हों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं और वो आपस में एक दूसरे को मैग्नेट की तरह पुश करते रहते हैं। ऐसे में उन चार्जेस को पहले न्यूट्रलाइज करने की जरूरत होती है। ऐसे जिद्दी ना बैठने वाले पार्टिकल्स के लिए कोएगुलेशन प्रोसेस का मैजिक इस्तेमाल होता है।
इसमें पानी के अंदर एक स्पेशल केमिकल ऐड किया जाता है जिसे कोएगुलेंट कहते हैं। ये केमिकल उन पार्टिकल्स के पास जाकर उनके नेगेटिव चार्ज को बिल्कुल खत्म कर देता है। चार्ज खत्म होने के बाद वो अब आपस में एक दूसरे को धक्का नहीं देते, बल्कि टकराकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। और जब ये छोटे पार्टिकल्स आपस में चिपकते हैं तो बड़े लम्प्स बनाते हैं, जिन्हें केमिस्ट्री में फ्लॉक्स कहा जाता है। अब क्योंकि ये फ्लॉक्स मिलकर काफी भारी हो जाते हैं, ये ग्रेविटी की वजह से आसानी से कंटेनर के बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं। घरों में गंदे पानी को साफ करने के लिए बारिश के मौसम में जो फिटकरी यानी एलम पानी में घुमाई जाती है, वो यही कोएगुलेशन का काम बिना बताए कर रही होती है। बड़ी बड़ी म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पीने का पानी लोगों तक पहुंचाने से पहले इसी तरीके से प्योरीफाई किया जाता है, ताकि माइक्रोस्कोपिक मिट्टी के पार्टिकल्स क्लियर हो जाएं। तो केमिस्ट्री के इन मिक्सचर्स और उनको अलग करने की मजेदार टेक्निक से आज बहुत कुछ नया दिमाग में बैठ गया होगा। चीनी और पानी के मैग्नेट्स वाली सोल्यूबिलिटी, कन्नौज के अत्तर वाली पुरानी डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी से इंक के रंगों का बंटवारा और दही से मक्खन निकालने का लॉजिक, सब आपस में कितना क्लोजली जुड़ा हुआ है। आज बातें तो बहुत सारी हुई। ऐसे ही रोजमर्रा के नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते रहिए और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए क्यूरियस रहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।